हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम आपके लिए पूरा एक बुक लेके आए हैं। यानी कहने का मतलब है आज पूरे बुक का कंसेप्ट हम एक वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं आज हमारी अर्थव्यवस्था यानी क्लास 10th का जो बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, उसका पूरा कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चंस उससे बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आज लेके आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एकदम कंसेप्चुअली ऐसे बताऊंगा आपको कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि सारे क्वेश्चन को यानी एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को सारे को ले लिया जाए और सारे के सारे क्वेश्चन को कंसेप्चुअली आपको बात समझा दी जाए ताकि एक ही वीडियो में सारे काम हो जाए। क्लास 10th के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम 4 महीने के बाद होने वाला है वो एकदम ध्यान से रखना, एकदम ध्यान से समझना इस बात को कि मैं क्या बताने वाला हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। बस ये एक वीडियो आपको 18 नंबर दे जाएगी और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आज की क्लास के बाद जो भी क्वेश्चंस आप इकोनॉमिक्स से बनाओगे आपको इजी वे में बन जाएगा, यानी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये वीडियो देख लिया है। और अगर आप दूर हैं मुझसे और अगर तब अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक मैं इससे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आप तक देता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो उस वीडियो से आप वंचित ना रहें, इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आपको मुझसे फायदा हो रहा है तो। अगर फायदा नहीं हो रहा तो फिर सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच है आज का। हम ये कोशिश करने वाले हैं, हम ये बताने वाले हैं आपको कि इस लॉकडाउन में आप सही से पढ़ नहीं पाए तो हम ये सोचते हैं कि आपको घर बैठे सारी वो सुविधा दे दें जो आपको कोचिंग में मिलती हैं तो और मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिल पाई। तो आज मैं पूरी यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी बातें इजी वे में मैं समझा दूं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करें और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज मैं 30 क्वेश्चन ऐसे लेने वाला हूं जिस 30 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा हुआ है और कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, चलते अपने टॉपिक की ओर। आइए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले 10 क्वेश्चन को स्लाइड में ले लिया है, यानी कहने का मतलब डिस्प्ले में सबसे पहले 10 क्वेश्चन को लिया है। मैंने कहा आपको मैं 30 क्वेश्चन लूंगा और ध्यान से देखना आज कैसे कंसेप्ट समझाया जाता है, कैसे कंसेप्ट को समझा जाता है। और आज के बाद आप रटोगे नहीं, आप सारी बातें ऐसे ही समझ जाओगे। तो आइए मैं एक एक क्वेश्चन को तोड़ता हूं और ये जो भाग मैंने छोड़ रखा है ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने छोड़ रखा है। और ये कुछ क्वेश्चन है इसको 2 भाग में पार्टिसिपेट कर देता हूं, बांट देता हूं। ये देखिए इधर आपके क्वेश्चंस हैं 10-10 क्वेश्चन के मैं 3 स्लाइड लूंगा और इस 30 क्वेश्चन के बाद आप निश्चिंत हो जाएं, आप किताब नहीं भी छुएंगे सब्जेक्टिव के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ये मैं विश्वास देता हूं। और एग्जाम में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये भी मैं मतलब क्या कहूं, विश्वास मान लो, गारंटी मान लो, जो मानना है मान लो, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। मैंने इस प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूं, वहां जाके आप देख लेना। लेकिन तब भी मैं इसको आज समझा देता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। देखिए ये जो है ना 3, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैंने बताया, पहले बताओ अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा बता दूं। अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मेरा जो मूल मंत्र है ना बच्चों को केवल समझाना है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ के तैयार रहें। ठीक है, तो आइए हम बात को आगे की ओर ले चलते हैं। ओके, तो अगर लिखना है आपको तो आप लिखते रहें, वीडियो को पॉज करें, लिखें, वीडियो को पॉज कर लिखें। मैं सारी परिभाषा मुंह से बोलूंगा लेकिन समझाऊंगा, समझें आप बात को। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इतना बड़ा है। आप सबसे पहले बात समझते हैं अर्थव्यवस्था है क्या। मैंने वीडियो में वैसे बता दिया है लेकिन वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं फिर बता देता हूं आपको। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि मानव इस जीवन में जीने के लिए, यानी जब मानव इस धरती पे आता है तो उसकी कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, दवाई, दारू, बहुत प्रकार की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंसान काम करता है ना, करता है। आप बोलोगे हाँ सर काम तो करोगे, बिना काम के तो पैसा आएगा नहीं आपके पास। तो यानी कहने का मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब आप जैसे आपको लिखना है लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, यानी आपने अगर मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो आप लिख लीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके अभी देख लें। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है, यानी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी इतना बड़ा क्षेत्र है
अर्थव्यवस्था का, जहां इंसान काम करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उसको 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जब कोई चीज बड़ा होता है ना तो उसको समझने के लिए क्षेत्रों में तोड़ दिया जाता है। जैसे महासागर को क्षेत्रों में तोड़ दिया गया, महाद्वीपों को क्षेत्रों में तोड़ दिया गया। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में देखिए पूरे बिहार में कितने सीटों को तोड़ दिया गया। यानी जब कोई चीज बड़ा होता है ना तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब सुनिए प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, लिखना है, लिखिए फटाफट, क्योंकि 30 क्वेश्चन को हल करना है मुझे। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि का क्षेत्र भी कहते हैं। मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि जहां पे काम शुरू होता है। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सबसे पहले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वस्तु और सेवाओं का आदान, यानी एक आदमी वस्तु दूसरे को देता है या दूसरे से लेता है, और सेवा या दूसरों को देता है या उससे सेवा लेता है। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब इन वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए, जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जहां से शुरू होता है, जहां से अर्थव्यवस्था जहां से शुरू होता है, नाम ये प्राथमिक, शुरू होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो प्रकृति से जुड़ी जो भी चीजें, जहां प्रकृति से जुड़े कार्य होते हैं, जैसे कि मछली पालन, कृषि, मुर्गा पालन, ये जो भी चीज देख रहे हो आप, डेयरी, जो भी चीज देख रहे हो, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे जहां से निर्माण कार्य शुरू होता है, जहां से वस्तु का निर्माण शुरू होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको चीनी बनानी हो तो सबसे पहले गन्ना जाना होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे चीनी बनानी है सामान को पैसा कमाने के लिए, चीनी बनानी है अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना होगा कृषि में, पहले वहां गन्ना उगाना होगा। ठीक है, इसीलिए कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो बहुत, अगर आपको आम, मान लीजिए आपको अगर आम का माजा बनाना है, तो आम ने सोचा कि आम का माजा बनाना, उसे मार्केट में बेचना है, पैसा कमाना है, देश का विकास भी करना है, अपना विकास भी करना है, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको कहां जाना होगा? कृषि में, आम के पास जाना होगा, आम वहां से उगाना होगा। चिप्स बनाने की फैक्ट्री आप लगा रहे हो, सबसे पहले आपको खेतों में जाना होगा, आलू उगाना होगा। यानी मेरे कहने का यह मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र जहां से वस्तु का उत्पादन चालू होता है, स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो चलिए हम समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि का क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंदर मछली पालन, मुर्गा पालन, अंडा पालन, जो प्राथमिक क्रियाओं से यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये बात सारी समझा रखी है। अब द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यहां समझिए द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र के बाद सामान जहां बनने के लिए आता है, ठीक है, जहां बनने के लिए आता है। आप देखिए यहां पे आपने गन्ना बनाया था, कहोगे सर हाँ गन्ना बनाया, तो गन्ना किस में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि शुरुआत हुआ था। गन्ना के बाद ये फैक्ट्री में आएगा, और फैक्ट्री में क्या बनेगा? चीनी बनेगा। नहीं बनेगा? चीनी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चीनी बनाओगे आप इसका, और चीनी बनाने के बाद इसे बाजार में बेचोगे। तो यानी देखो, पहले तो गन्ना बनाने वाला काम शुरू हुआ, उसके बाद काम दूसरी जगह आया, जिसे आपने फैक्ट्री में आया, जहां वस्तु का रूप बदला जाता है। तो यह कहलाती है द्वितीय क्रिया। अगर द्वितीय क्रिया नहीं, द्वितीय क्षेत्र। देखिए पहला क्षेत्र का काम खत्म होगा, अब इसका काम खत्म होगा, किसका काम चालू होगा? फैक्ट्री वाले का काम। यानी गन्ना यहां से कहां आएगा? फैक्ट्री में आएगा, और फैक्ट्री में इसका रूप बदलेगा, गन्ना का रस निकाल के हम चीनी बनाएंगे। तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र, जहां पे वस्तु को विनिर्माण किया जाता है, वस्तु को उसका रूप बदला जाता है। ठीक है, जैसे उद्योग, जो फैक्ट्रियां जो है, कल कारखाने हैं, ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक तो कृषि हो गई, कृषि, मुर्गा पालन, मछली पालन, जो भी है प्रकृति से जुड़ी हुई। उसके बाद वस्तु को निर्माण करने के लिए कहीं और ले जाना पड़ता है, तो जहां ले जाया जाता है, यानी फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्रियां जो होती हैं, उत्पादन जहां होता है, उद्योग जहां होता है, वहां उसको लेके जाया जाता है। तो वो जो क्षेत्र होता है वो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो लिख रहे हैं तो लिख लीजिए परिभाषा, मैं अपनी परिभाषा बता रहा हूं। लिखें कि किसी भी जब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधन को उसका जहां रूप बदलते हैं, उसको मशीन एवं फैक्ट्रियों के माध्यम उसका रूप बदलते हैं और उसे बाजार में बेचने के लायक तैयार करते हैं, उसे कहते हैं हम द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछे फैक्ट्री, कल कारखाने, ये सब क्या उद्योग से, आप बोलोगे ये द्वितीय क्षेत्र है। कोई आपसे पूछे कि कृषि, मुर्गा पालन, मछली पालन, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे सब प्राथमिक क्षेत्र है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र कुछ नहीं होता। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है ये केवल वस्तु नहीं, ये सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। यानी जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र जो होता है वो इन प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को ना सेवा देने का काम करता है। इसीलिए इसको सेवा का क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा का क्षेत्र भी हम कहते हैं।
कभी कभी पूछ देता है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र भी कहा, क्यों? क्योंकि ये केवल सेवा देती है, ये वस्तु नहीं बेचती। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु बिकती है, गन्ना बेचा तब पैसा कमाया, द्वितीय क्षेत्र में फिर चीनी बना के पैसा कमाया, चीनी वस्तु बेची, लेकिन तृतीय क्षेत्र में पैसा यानी सामान नहीं बेचता, ये सेवाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी, कहने का मतलब है आप बस से पटना गए, तो बस से पटना गए तो आपको 200 रुपया भाड़ा लगा, तो 200 रुपया में बस वाले ने आपको कुछ नहीं बेचा, आपको सेवा दिया। ठीक है, ये इंटरनेट की सेवा, ये बस की सेवा, ये परिवहन संचार, ये लोग कुछ देते नहीं, आपको सेवा देते हैं। व्हाट्सअप आप चलाते हैं मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, यहां से इमेज कहीं और भेजते हैं, सेंड करते हैं या मैसेज कहीं भेजते हैं, तो कुछ आपको कंपनी जो हो रही है वो सर्विस दे रही है, आपको सेवा दे रही है, कुछ बेच नहीं रही है आपको, उसके बदले आपको नेट चार्ज करना पड़ता है या फिर आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो ये सब सेवा देने का काम हुआ है। तो जो सेवा दे के पैसा कमाता है वो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहलाता है। जो वस्तु का रूप बदलता है जहां पे, वो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र कहलाता है। और जहां से प्रारंभ होता है, मेन तो कृषि है ना, सारा वस्तु का उत्पादन तो कृषि से होना है। पहले तो खेतों में कोई चीज बनेगा तब जाके वो आगे की ओर बनेगा। और जैसे कि लोहा कोई सामान बनना है तो पहले जमीन के नीचे से निकलेगा, उसे कहते हैं आप खनिज। तो खनिज भी कौन सी क्रिया क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। यानी सबसे पहले जहां से सामान शुरू होता है, उत्पादन का काम शुरू होता है, वो क्षेत्र प्राथमिक। उसके बाद जहां पे मशीनों से बनने के लिए आता है द्वितीय, और तृतीय तो बाबू दोनों को सेवा देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कैसे कहते हैं। तृतीय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है, लिख लीजिए कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। जो वस्तु को नहीं बेचता, केवल अपनी सेवाओं को बेच के पैसा, यानी अपनी जो आर्थिक क्रियाएं पैसा कमाने की वो कोशिश करता है, अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है। वो वस्तु को कभी नहीं बेचता, वो केवल सेवाओं को बेचता है। अगर इतना भी आप लिखिएगा तो आपका नंबर फुल में फुल आएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम के फ्रंट पे लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो जो आपको समझ में आया ना उसको बढ़िया से लिखें आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं 4 नंबर पे, ये पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। ध्यान समझना, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, और 4 पे चलने के बाद देखते हैं क्वेश्चन की हम 4 नंबर में क्या सीखने वाले हैं। 4 नंबर बोलता है कि पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अब चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं ये अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो आप बोलोगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के। लेकिन वो आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो आप बोलोगे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये है क्या, देखिए किसी किसी देश में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मैं 3 देश ले रहा हूं। किसी देश में क्या होता है कि जो भी उत्पादन के, देखो देश का विकास जो होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान, जितनी कोई भी देश जितना वस्तु अधिक बनाएगा, जितना अधिक वस्तु बनाएगा, वो देश उतना विकास की राह पे चलेगा। आज चाइना सब इतना आगे क्यों है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में वस्तु को बनाता है, पूरे दुनिया में बेचता है, इसलिए देश का विकास कर रहा है। जितनी अधिक वस्तु बनाएगा, इंसानों को काम भी उतना मिलेगा, जितना अधिक इंसानों को काम मिलेगा उतना अधिक इंसान पैसा कमाएगा, जितना अधिक इंसान पैसा कमाएगा उतना अधिक इंसान पैसा खर्च करेगा, जितना अधिक पैसा इंसान खर्च करेगा उतना अधिक सरकार के पास टैक्स जाएगा, और जितना अधिक सरकार के पास टैक्स जाएगा देश का विकास उतना होगा। तो बात समझ में आ गई, वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी देश में क्या होता है, वस्तु के उत्पादन पे पूरा का पूरा अधिकार जो होता है किसी निजी व्यक्ति का होता है। निजी मतलब कोई हमको भी करने का मन है तो हम भी कर लेंगे, आपको करने का मतलब आप भी कोई चीज लगाइए और करना शुरू कर दीजिए, उससे जो लाभ होगा ना, उससे जो लाभ होगा आप अपने घर में रखिए। अरे भाई कोई आदमी अगर निजी आदमी कोई अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो उससे जो लाभ होगा आप खुद करोगे ना, आप खुद रखोगे अपने पास। तो कोई ऐसे देश है जहां पे पूंजीवाद, और नाम ही है पूंजीवाद, यहां पे जहां पे पूंजी का निर्माण होता है, यानी सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी जब मन तब उसे बंद और जब मन तब वो चला, जितना मन चाहे उसे बढ़ा सकता है, जितना मन चाहे लाभ कमा सकता है। इसे कहते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ये देश देश पे होती है, अमेरिका हो गया, ऐसे कई देश हैं जहां पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए वो देश तो इतना विकास कर रहा है, क्योंकि वहां के सब लोग जो है ना, वो कहने का मतलब है कि अपना निजी हर उद्योग लगा रखे हैं, और निजी मतलब कहने का मतलब निजी उद्योग के साथ वो अधिक से अधिक मात्रा में चाहते हैं सामान को बनाएं और बेचें। एक बात बता दूं आपको, जब आप कोई खुद काम करोगे ना तभी आप दूसरे से कंपटीशन करोगे, तभी आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर सरकारी चीज में कभी कंपटीशन नहीं होता। हमारे गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं और तीनों सरकारी स्कूल में किसी में कंपटीशन नहीं है, बच्चा आए चाहे ना आए, क्योंकि उनको तो पैसा हम देते हैं, फ्री में हम देते हैं, सरकार नहीं देती, हम देते हैं पैसा। अगर किसी को गलतफहमी लगी हुई है कि उन सरकारी शिक्षकों को पैसा सरकार देती है, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लो। हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो टैक्स इन लोगों को देती है, कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन हमारे गांव में कई ऐसे
कोचिंग है, मैं सारे कोचिंग के टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, हमारे में कंपटीशन है, लेकिन इन कंपटीशन से बच्चों का फायदा हो रहा है। मैं भी कंपटीशन आपसे करता हूं, लेकिन मैं खुश हूं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं खुश हूं कि हमारे गांव में बच्चों का भविष्य इतना बेहतर बन रहा है, क्योंकि जहां पे कंपटीशन होगी वहां बच्चों का बेहतर बढ़िया बने, बच्चों का भविष्य जो और बेहतर होगा। मैं चाहता हूं और कंपटीशन हो और टीचर सब अपना मेहनत करें, लेकिन सरकारी में कोई कंपटीशन नहीं होता है। इसीलिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जिस जिस देश में, उस देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि वहां पे सारा का सारा काम निजी व्यक्ति के अधिकार में है, हाथ में है। इसीलिए व्यक्ति जितनी मन इच्छा हो, कंपटीशन होती है, लोग ये होता है कि हमको दूसरे से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ेंगे तो लाभ कम मिलेगा। तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कुछ खासियत है। तो अगर आप पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, लिखिए कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो और उस अर्थव्यवस्था में मूल उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना हो, उसे हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा भाई, आप कुछ भी लगाओगे अपनी फैक्ट्री तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, सिंपल सी बात है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से, यानी जब किसी उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो हमारे देश में नहीं है, अमेरिका में है। अब बात करते हैं, चलिए मिश्रित क्वेश्चन नंबर 5 की, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझ ले क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का सीधा उल्टा। अगर लिख रहे हो तो पहले लिख ही ले। समाजवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पे उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वहां की सरकार का अधिकार होता है, और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब सारा चीज पे सरकार का अधिकार होगा तो बताइए उसका मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना होता नहीं है, समाज की सेवा करना होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। रूस का जो विघटन हुआ था सन 1991 में, वो इसी व्यवस्था के कारण हुआ था। अब पता नहीं इस व्यवस्था में क्या खास बात है, गरीबों को फायदा मिलता है। अच्छा महोदय, आपके स्कूल में, आपके गांव में बहुत सरकारी स्कूल हैं, इस पे सरकार का नियंत्रण है। सरकार, देखिए सरकार का नियंत्रण है इस, आप बताइए सरकारी स्कूल में क्या किसी का उद्देश्य लाभ कमाना है? नहीं, आपके बच्चों को शिक्षा फ्री में देनी है, लेकिन आप नहीं लेते, पता नहीं क्यों नहीं लेते, मुझे नहीं पता। तो अब इस साम्यवादी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद का सीधा उल्टा, पूंजीवाद का सीधा उल्टा। यानी इस पूंजीवाद में क्या होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जब निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो मेन मकसद होगा लाभ कमाना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मेन जो होता है वो मुख्य जो होता है वो सरकार का अधिकार होता है। नाम ही देखिए यहाँ पे साम्यवादी, साम्य मतलब समाज, इसको साम्यवादी भी कहते हैं, यानी यहाँ पे समाजवादी लिखा हुआ है। तो समाजवादी मतलब समाज के दृष्टिकोण से, ठीक है, नाम से ही दोनों में स्पष्ट है। तो समाज को अगर सुधारना है तो सरकार को अपना नियंत्रण रखना होगा। तो जब जिस देश में सारे उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार अपने हिसाब से को चलाती है, नियम कानून सरकार बनाती है, और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं, सरकार के द्वारा जो भी काम होगा उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका उल्टा था। अब बात करते हैं मिश्रित। ये मिश्रित क्या है? मिश्रित को ध्यान समझना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित मतलब मिली हुई। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। ऐसे अर्थव्यवस्था वाले, यानी ऐसे देश जहां पे ऐसी अर्थव्यवस्था चलती है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत ना पूंजीवाद में आता है और ना समाजवादी में आता है। भारत एक मिश्रित है, यानी सरकार का भी नियंत्रण है और निजी व्यक्ति का भी नियंत्रण है। आप देखें ध्यान से, आपके अगल बगल में आप सरकारी कंपनियां भी हैं तो प्राइवेट कंपनियां भी है, सरकारी बैंक भी हैं तो प्राइवेट बैंक भी हैं, या कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो सरकारी प्राइवेट दोनों हैं। बात समझ आ रही है? तो हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिखने की परिभाषा तो लिख लीजिए, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवाद और समाजवाद, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार का भी अधिकार हो, दोनों का मिल के अधिकार हो या दोनों का एक साथ अधिकार हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी मिली हुई। तो आई होप आपको ये 6 बातें समझ में आ गई होगी। मैं पूरे कंसेप्ट को एक 1 बाय 1 क्लियर करते जा रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैं इसको रफ कर दूं पहले। ये हमारा पहला स्लाइड है, ऐसे ऐसे 3 स्लाइड आएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा,
और आप बिल्कुल रहे निश्चिंत रहें, आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये सतत विकास का मतलब क्या होता है, पहले इसका नाम समझिए। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, ऐसा विकास करें आप कि लंबे समय तक चले। हम लोग क्या करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, विकास के पहले परिभाषा समझ क्या होता है। यानी कल के दिन से अगर आज का दिन आपका अच्छा है तो इसका मतलब आप विकास कर रहे हैं। यानी बीते हुए दिन से अगर आज का दिन अच्छा है तो समझ लीजिए आप विकास कर रहे हैं, उसे विकास कहते हैं। अब ये सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है कि हम ऐसा विकास करें ताकि भविष्य में जाके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी विकास कर सके। ऐसा नहीं कि इतना विकास हम कर लें अपने और प्राकृतिक संसाधनों को इतना बर्बाद कर दें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। अब ये प्राकृतिक संसाधन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। क्योंकि जो भी आप विकास करते हैं ना, जो भी वस्तु आप बनाते हैं अपने विकास के लिए, दुनिया की कोई भी वस्तु आप बनाते हैं, ठीक है, आप बेंच बनाते हैं, आप ईटा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, अगल बगल देखिए अपने अगल बगल, आप प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद करके बनाते हैं। मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी चीज का मतलब कहने का मतलब है निर्माण कर सके। मनुष्य के पास केवल बस इतनी शक्ति है वो किसी चीज का रूप बदल सकता है, निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। तो निर्माण जो प्राकृतिक चीजें हैं जो हमको भगवान ने दी हैं, हम उनका केवल रूप बदलते हैं। पानी से कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर्स बनाते हैं, यानी देखिए ना, आप लकड़ी से कागज बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं जो हमें मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, कॉटन या फिर कपास वा उससे कपड़ा बनाते हैं। ये आप सोचिए आप कि आप कुछ नहीं बना सकते, केवल आप विनिर्माण कर सकते हैं, यानी कि द्वितीय क्रिया में आप काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है वस्तुओं केवल आप रूप बदल सकते हैं। तो होता क्या है, अपने विकास अभी विकास करने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं को बनाते हैं, लेकिन उसके कारण प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद करते जा रहे हैं। कोयला, जल, कहने का मतलब है जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं। और ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में होगा क्या, हमारी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और नहीं बचेगा तो हमारी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी जो होगी वो विकास नहीं कर पाएगी, वो उनको जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो उन चीजों को समझते हुए हमने सतत विकास की अवधारणा को अपनाया है। यानी ऐसे विकास करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचा रहे। यानी ऐसा काम करें ताकि प्राकृतिक संसाधन कम बर्बाद हो और आपका विकास भी हो। ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद चलते हैं। तो सतत विकास की परिभाषा लिखा दूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, वैसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधन को बचाने के बारे में सोचा जाता है और यह कोशिश की जाती है कि विकास ऐसा हो ताकि प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। अब चलिए चलते हैं हम आधारिक संरचना की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है आधारिक संरचना क्या है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आधारिक मतलब आधार, और संरचना का मतलब होता है बनावट। संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, आप ध्यान से देखें, नाम में सारी बातें छुपी हुई हैं। यानी इसका मतलब यह है कि देश को विकास करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कुछ पहले ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिसके बिना देश विकास कर ही नहीं सकता। आधारिक संरचना, आधारिक और संरचना मतलब बनाना, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। यानी देश को विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, उसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। ऐसी चीजों को कहते हैं आधारिक संरचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप विकास कर रहे हैं, कोई आपके देश में पढ़ाई लिखाई ना है, विकास कर रहे हैं, आपके देश में हॉस्पिटल ही नहीं है, बच्चा पढ़ा बीमारी कारण मर गया। आप विकास कर रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है। आप विकास कर रहे हैं, आपके पास सड़क नहीं है। आप विकास कर रहे हैं, आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। तो बात बताओ विकास कैसे कर पाओगे। आपके पास अच्छे स्कूल नहीं है, आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास अच्छे सड़क नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये जो चीजें हैं, क्या बिना शिक्षा के आप विकास कर पाओगे? नहीं। क्या बिना चिकित्सा के आप विकास कर पाओगे? नहीं। क्या बिना सड़क बिजली के आप विकास कर पाओगे? नहीं। यानी जब भी विकास के बारे में हम सोचते हैं, किसी चीज को बनाने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारी शिक्षा काम आती है, चिकित्सा काम आती है, रोड, सड़क, बिजली, ये सब चीजें काम आती हैं। तो इन चीजों को पहले बनाए। जो कहता है कि जिस देश की आधारिक संरचना स्ट्रांग होती है ना, उस देश का विकास अपने आप होता है। लेकिन हमारे देश में क्या समस्या है, हमारे देश में आधारिक संरचना पूरी खत्म है, यानी शिक्षा पूरा खत्म है, और जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम विकास करेंगे। अरे भाई साहब, शिक्षा नहीं सही होगी तो कभी जीवन में विकास नहीं हो सकता। इंसान अगर इंसान शिक्षित हो तो वो अपना राह खुद ढूंढ लेता है, उसको राह दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में क्या होता है, ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षा का माहौल हो गया है कि बच्चे की जड़ वहीं खत्म है। बच्चा आगे जाके बेरोजगार तो होगा ही होगा, क्योंकि वो अशिक्षित है। तब आरक्षण वाली बात आती है, ये बात आती है, वो बात आती है। ये बात तो आएगी ना आएगी, ये राजनीतिक मुद्दे तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हमारे देश में आधारिक संरचना खत्म है। तो आधारिक संरचना का मतलब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे पहले जिस महत्वपूर्ण आधारिक चीजों का निर्माण करना जरूरी होता है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड, सड़क, बिजलियां, इन चीजों के
विकास के बिना हमारा अर्थव्यवस्था या हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसीलिए इनका विकास, इन पे विशेष ध्यान देना, इनको बनाना ही आधारिक संरचना कहलाती है। यानी इसके बिना आपका देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड, सड़क, बिजलियां, ये पहले आप बनाएं, तभी अपने आप ये सब अगर हो जाएंगे ना तो देश अपने आप विकास कर जाएगा। ठीक है, आप अपने आप विकास कर जाएंगे, तो उसको कहते हैं आधारिक संरचना। अब कहते हैं समावेशी विकास क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसमें समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास का मतलब होता है हमारे अर्थव्यवस्था में या फिर हमारे समाज में ऐसा विकास, ऐसे विकास की नीति जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो, गरीब, अमीर, छोटी जाति, बड़ी जाति, सभी को फायदा हो, उस विकास से सबको फायदा हो, ऐसे कहते हैं समावेशी विकास। अभी हमारे गांव से एक नदी जाती है, जिसका नाम बलान है, वो क्या करती है, प्रत्येक वर्ष हमारे गांव में बहुत क्षति करती है, मतलब उससे क्षति हो जाती है पानी के बहाव के कारण। तो अभी क्या हो रहा है कि हम हमारे जो कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जो कुछ कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या किया, तटबंध की मांग की और तटबंध होने भी वाला है। तो अगर मान लीजिए तटबंध हो जाता है तो उससे पूरे गांव को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। सबको फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नेता होते हैं कि अपने घर जो बल्ब आता है या लाइट आता है, बोलता है चौराहा पे लगाओ, तो वो अपने घर के सामने लगा लेता है, तो उससे वो समावेशी विकास आपको दिया गया समावेशी विकास करने के लिए और आपने अपने घर के सामने लटका दिया, तो वो समावेशी विकास नहीं होगा। उससे आपका केवल फायदा हो रहा है ना, दूसरे को तो नहीं हो रहा। यानी ऐसा विकास जिससे समाज के सभी वर्गों को बराबर अधिकार मिले, समाज के सभी वर्गों को विकास हो, वैसे को बोलते हैं समावेशिक। नाम ही है सबके लिए समावेशिक विकास। जितनी भी परिभाषाएं आप पढ़ रहे हैं, सबके नाम में उसका छुपा है। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और आई होप आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ये सारी वही बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए, वस्तु का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सचेंज, और प्रणाली का होता है सिस्टम। देखिए, प्रणाली का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज लंबे समय से चलती है उसको प्रणाली कहते हैं। और बस विनिमय मतलब देने और लेना, विनिमय मतलब एक चीज देना उसके बदले लेना, इसे कहते हैं विनिमय। एक चीज देना उसके बदले कुछ लेना, इसे कहते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ, ध्यान समझना, मैं वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब समझा रहा हूं, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ, जब रुपयों का जन्म नहीं हुआ था, तो एक व्यक्ति किसी सामान को लेने के लिए दूसरे सामान को देता था। यानी अगर आपको एक सामान की आवश्यकता है तो दूसरे इंसान को आप कोई वस्तु देते थे, उसके बदले वो वस्तु उससे लेते थे। यानी वस्तुओं का लेन देन होता था, रुपए तो थे नहीं, तो एक सामान लेने के लिए दूसरा सामान आपको देना पड़ता था। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी भी गांव में कुछ झलक आपको मिलेगी। कभी कभी गांव घर में आता है कुछ ठेले वेले बेचने के लिए, बोलता है कि इतना चावल दो तो इतना सब्जी देंगे, तो उसके बदले पैसा नहीं लेता आपसे, बोलता है कि इतना चावल दो या इतना लोहा दो तो इतना सामान देंगे। तो आप लोहा देते हैं, उसके बदले सामान लेते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझना है तो आपने लोहा दिया, उसने आपको सामान दिया, या आपने चावल दिया, उसने आपको सामान दिया। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। रुपया आपने नहीं दिया, लेकिन यह प्रणाली पहले थी, अब नहीं है। पहले तो हर जगह ऐसा ही होता था, लेकिन जब पैसा बना, मुद्रा बना, तो इस प्रणाली को खत्म कर दिया, क्योंकि इस प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें क्या कठिनाई थी, तो बहुत सारी कठिनाई थी। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में वस्तु को कठिनाई थी, वस्तु का सही मूल्य क्या हो, इसमें कठिनाई थी, इसको वस्तु को आप लंबे समय तक संचित करके नहीं रख सकते, इसमें कठिनाई थी। तो कई प्रकार की कठिनाइयां थी। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको बात याद होगी। बेसिकली मैं सबका कंसेप्ट अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ गए, वस्तु के बदले वस्तु। ये तब था जब मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था। अब मुद्रा बन चुकी है, तो अब ये प्रथा खत्म हो गई है, अब आ गई है मौद्रिक प्रणाली। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पहले स्लाइड में समझ में आ गया होगा। अब फटाक से चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड की ओर और देखते हैं उसमें कौन सा 10 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें मैंने 11 से लेकर 20 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। मैं 3 स्लाइड में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपने पहले स्लाइड में देखा 10 क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन को एलोबरेट कर दिया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आइए 10 क्वेश्चन को भी एलोबरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। सबसे पहले कहता है कि मौद्रिक प्रणाली। अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या थी, वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जब खत्म हुई तब आई मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली मतलब क्या, वस्तु लीजिए उसके बदले मुद्रा दीजिए, वस्तु लीजिए उसके बदले मुद्रा दीजिए, इसे कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। यानी जब एक वस्तु लेने के लिए आप उसके बदले वस्तु नहीं, उसके बदले आप मुद्रा देते हैं, उसे कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। अभी कौन सी प्रणाली चल रही है, मौद्रिक प्रणाली चल रही है। क्योंकि आप कहीं भी सामान को लेने के लिए जाते हैं तो पहले वस्तु लेते हैं, उसके बदले उसको वस्तु नहीं, उसके बदले उसे मुद्रा देते हैं, यानी रुपया देते हैं। मुद्रा मतलब रुपया, मनी देते हैं, इसे कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। सिंपल सी बात है। तो मौद्रिक प्रणाली की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि वस्तु के बदले मुद्रा देना,
ठीक है, विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मुद्रा। मुद्रा की परिभाषा क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात है, रुपया की परिभाषा आपसे पूछ रहा है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो अब रुपया की परिभाषा पूछे, वैसे रुपया की परिभाषा कोई अर्थशास्त्री भी नहीं दे पाया सही, लेकिन तब भी आपके एग्जाम के लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखना होगा। तो लिखना चाहते हैं लिख लिया, यानी जिससे आप खर्च करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम मुद्रा की परिभाषा हमें नहीं पता और इसकी सही परिभाषा भी कोई नहीं दे पाया अभी तक। तो चलिए हम अपने हिसाब से एक मुद्रा की सटीक परिभाषा बनाते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मुद्रा वह है जो आपके जीवन में आप मुद्रा की परिभाषा बनाते हैं। मुद्रा वह है जो आपके लेन देन में आपको सहायता प्रदान करता है। मुद्रा वह है जो वस्तु के मूल्य को नापता है कि वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए। मुद्रा वह है जो आपके दैनिक काम को आसान करता है। आप देख लीजिए तीनों की तीनों परिभाषा आपकी मुद्रा में फिट हो रही है। आपके दैनिक काम को आसान करता है कि नहीं करता है? जेब में पैसा लिए, जो काम करना है मुद्रा दिए और लिए। मुद्रा वह है जो वस्तु के मूल्य को नापता है, यानी जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वस्तु के मूल्य को हम नहीं नाप पाते थे। मेरे पास ये मार्कर है, अगर उस समय हमको मार्कर लेना होता तो हम जाते मार्कर लेने के लिए, तो मार्कर वाला बोलता भाई साहब इतना सामान दो, इसका सही मूल्य क्या था मुझे नहीं पता होता था। लेकिन जब से रुपया आया तब से पता लगा कि इसका मूल्य 40 रुपया है या 35 रुपया है, तो 35 रुपया उसको देते हैं और ये चीज हम उससे ले लेते हैं। तो मुद्रा वस्तु के मूल्य को नापने में सहायता करता है, आपके दैनिक कार्य को आसान करता है और लेन देन में आपको सहायता देता है। किसी वस्तु को लेने और देने में आपको सहायता करता है। मुद्रा एक काम और करता है, अगर उसको भविष्य के लिए आप बचा के रखना चाहते हैं तो आप भविष्य के लिए बचा के रख भी सकते हैं। ये चार बात जो मैंने आपको बताई है ना, ये मुद्रा के कार्य भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा के कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर इससे एक और क्वेश्चन बनता है तो वहां लिख लीजिएगा कि मुद्रा वस्तु कहने को आदान वस्तु को खरीद बिक्री में सहायता प्रदान करती है। मुद्रा वस्तु के मूल्य नापने में सहायता करती है। मुद्रा को हम भविष्य के लिए जमा करके रख सकते हैं। मुद्रा कहने का मतलब है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसको क्या करती है, खत्म करती है, करती कि नहीं करती है। तो मुद्रा तो आपके अगल बगल में, आप उसकी काम उसके गुण तो आप लिख सकते हैं, लाभ लिख सकते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा आप यही सारी परिभाषा जोड़ के आप मुद्रा की परिभाषा बना सकते हैं, या सटीक एक परिभाषा लिख सकते हैं कि मुद्रा वह है जो आपके दैनिक कार्य को, यानी आपके वस्तु की खरीद बिक्री में आपको सहायता प्रदान कराती है, सहायता देती है, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, तो आप चलिए हम आगे चलते हैं। एटीएम क्या है? अरे भाई एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ये क्या है? एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? देखिए एटीएम एक मशीन है। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसके माध्यम से मशीन से आप जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा उसमें अब तो जमा भी कर सकते हैं। पहले निकालने की व्यवस्था थी, अब तो जमा भी कर सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से। तो कोई पूछे एटीएम कार्ड, एटीएम क्या है? तो एटीएम एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। उसमें आप पिन कोड इंटर करें या कुछ भी करें, वो अपने आप पैसा काउंट करके आपको दे देती है, इसीलिए इसका नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन पड़ा है। यानी जो 24 घंटे आपको सुविधा देती है, जब मन चाहे आप उसका प्लास्टिक कार्ड होता है वो लेके जाएं और जब मन चाहे पैसा निकालें और जमा भी कर सकते हैं आप उसमें किसी बैंक अकाउंट में। इसे कहते हैं एटीएम। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ये प्लास्टिक मुद्रा से काम करती है, यानी जो आपको जो कार्ड दिया होता है ना वो प्लास्टिक का होता है, इसलिए उसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, वो एक तरह से रुपया काम करता है, घुसाते हैं पैसा निकालते हैं ना। ठीक है, तो एटीएम का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा होती है। ये आप हमको नहीं मिलती, ये बड़े बड़े इंसानों को मिलती है जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करती है बैंक, उस पर कुछ भरोसा करती है कि नहीं ये मेरा कस्टमर बहुत बढ़िया है, इसको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अगर हम और आप क्रेडिट कार्ड इशू भी कराना चाहे तो नहीं हो सकता। हम लोग के पास जो होता है वो एटीएम, वो डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड अलग होता है। दोनों प्लास्टिक के ही होते हैं, लेकिन ये एटीएम जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है डेबिट कार्ड और ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो सरकार क्या करती है, बैंक जो क्या करती है उसको कुछ ऐसी राशि निश्चित कर देती है जितना वो उसमें से निकाल सकता है। अगर उसको कभी जरूरत भी पड़े तो जितना उसकी राशि उससे अधिक वो निकाल सकता है। ऐसा बैंक अपने उपभोक्ता यानी जो उसके ग्राहक होते हैं उनको देती है जिनका टर्नओवर हमेशा यानी कि उनका लेन देन ज्यादा होता है। तो बैंक को उस पर भरोसा होता है तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और बैंक उसको क्रेडिट कार्ड दे देती है। वो शॉपिंग करने में या पैसा कटवाने में कहीं भी बहुत ही मददगार करता है। ठीक है, उससे आप पैसा निकाल नहीं सकते, केवल आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं या कहीं गए घूमने गए तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपके अगर अकाउंट में पैसा भी नहीं है तो तब भी उससे काम चल सकता है। कुछ एक मतलब एक सीमा होती है, उतनी सीमा तक आपको वो प्रोवाइड करता है बैंक। तो क्रेडिट कार्ड आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट कार्ड ये है और क्रेडिट कार्ड ये है। अब करते हैं बात बचत की। ये बचत क्या होता है? बचत क्या होता है? बचत का मतलब सिंपल जानते हैं, सेविंग। सेविंग का मतलब होता है क्या, अगर कुल खर्च में से कुल आय में से अगर आप खर्च को माइनस कर दें, कुल खर्च को आप माइनस कर दें तो बचता है आपका बचत। आप सिंपल सी बात है, सेविंग किसे कहते हैं? जितना आपने कमाया उसमें से आप खर्च को माइनस कर दो।
जो बचेगा वो बचत कहलाएगा। तो सिंपल सी बचत की परिभाषा क्या है, तो कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर जो बचता है वो बचत कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए। साख, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है साख, इससे इंग्लिश में क्रेडिट कहा जाता है। ये क्या है साख, ये साख क्या है इसको समझने की जरूरत है। ये साख क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साख क्या है, देखिए साख क्या है, साख एक प्रतिष्ठा है। अब मान लीजिए ये प्रतिष्ठा तब बनती है जब इंसान लेन देन यानी बैंक को लोन लेने की बात करता है। अगर मान लीजिए आपने लोन लिया और उसको सही समय पर चुका दिया, ये विश्वास है, ये एक विश्वास है। अगर आपने एक कोई लोन लिया और सही समय पर चुका दिया तो उसे कहते हैं क्रेडिट, उसे कहते हैं साख। इसका मतलब आपका साख अच्छा है। मान लीजिए किसी कर्जदार के पास गए आप, किसी भी कर्जदार के पास, उससे आपने 1 लाख रुपए लिया और बोला कि मैं 1 साल में चुका दूंगा। आप गए, उसको 1 साल से पहले ही आपने चुका दिया, तो वो बोलेगा जिससे आपने कर्ज लिया, भाई तुम्हारा साख बहुत बढ़िया है। अब जब भी आप कभी कर्ज लेने के लिए जाओगे ना तो कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका साख, आपका क्रेडिट बहुत बढ़िया है, आपका विश्वास बहुत बढ़िया है उसके प्रति। आपको तुरंत जाएगा, 1 के बदले 2 दे देगा, ठीक है। लेकिन आपने 1 लाख रुपए ले लिया और लेके भाग गए, 1 साल का समय लिया और 10 साल के बाद उसको लौटाया या नहीं लौटाया। अब कभी जरूरत आपको पड़ेगी तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका साख बढ़िया नहीं है। तो साख क्या है, साख एक विश्वास है। किसके बीच में, लेनदार और देनदार के बीच में। जब कोई पैसा कर्जदार पैसा लेता है ऋणी और उसको फिर समय पर लौटा देता है तो उसका साख बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है, उसे आप कहते हैं साख। तो आप कहें साख एक विश्वास है, अगर लिखना चाहते लिख लीजिए, साख एक विश्वास है जो ऋण लेने के बाद पुनः जो समय पर चुका देता है, तो उसके बाद जो विश्वास पैदा होता है दोनों पक्षों, लेने और देने वालों के बीच में, उसे कहते हैं साख। जब भी आप लोन लेने जाओगे ना तो आपको साख चेक करेगा, आपका साख कैसा है, या कभी आपने लोन लिया है और लिया है तो कितने समय के लिए आपने चुकाया है। तो ये लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक समझ लीजिए एक तरह से ये विश्वास है साख। तो साख आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वित्तीय संस्था के बारे में। ये वित्तीय संस्था क्या है, देखिए वित्तीय संस्था क्या है, कुछ वित्तीय संस्था मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि समाज को विकास करने के लिए, जब से मुद्रा का जन्म हुआ है तो समाज में हर काम अब मुद्रा से होने लगी है, तो मुद्रा को संभालने के लिए भी तो कुछ संस्थाएं चाहिए। तो सरकार ने कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जो मुद्राओं को समय पे लेती है और फिर आपको देती है। यानी अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको वो देगी, लीजिए ले जाइए और ब्याज भरिए। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा हो गया तो आप उसे जाके देते, मेरा पैसा तब तक आप संभाल के रखिए। तो ये जो संस्थाएं होती है ना, इसे कहते हैं वित्तीय संस्था। नाम ये वित्तीय मतलब रुपया, जो रुपयों का लेन देन करे, जो रुपयों को संभाल के रखे या समय आने पे आपको रुपए दे, इसे कहते हैं वित्तीय संस्था। यानी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो फर्म को, उद्योग को या हम लोग को जो समय आने पे कर्ज देती है और हमारे जमाओं को स्वीकार करती है, यानी कहने का मतलब हमारे पैसों को संचित करके रखती भी है, उसे कहते हैं हम वित्तीय संस्था। आप जो बैंक देखते हैं ये वित्तीय संस्था है, ठीक है। तो यहां मैंने बैंक की परिभाषा भी लिख दी है, आगे नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको भी समझा देता हूं। तो वित्तीय संस्था आपको समझ में आ गया होगा, जो रुपयों का लेन देन करती है। वैसी संस्थाएं जो रुपयों का लेन देन करती है, यानी वैसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों को कर्ज देती है समय आने पर, वैसी संस्था क्या कहलाती है, वित्तीय संस्था कहलाती है, रुपए देती है। चलिए अब बात करते हैं स्वयं सहायक समूह। नाम ही है स्वयं सहायक समूह। ये स्वयं सहायक समूह क्या होता है, स्वयं सहायक समूह का एक ही मतलब होता है, नाम ही है स्वयं मतलब खुद, सहायक मतलब खुद की सहायता करना, समूह यानी कुछ ऐसा समूह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सहायता करने के लिए ही वो समूह को बनाते हैं। आप गांव में देखते हैं बहुत सारा ग्रुप चलता है, आपने कमेटी का नाम सुना होगा, ये सब स्वयं सहायक समूह है। 15-16 मेंबर मिल जाते हैं और कुछ प्रत्येक महीना उसमें पैसा जमा करते हैं, फिर 15-16 मेंबर को जिसको काम पड़ता है वो पैसा वो उठा लेता है। तो देखिए उसमें क्या हुआ, खुद पैसा जमा किया और जरूरत पड़ी तो खुद निकाल लिया। ना सरकार ना देश ना किसी पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं थी। आपने खुद एक समूह बनाया और उस समूह में कुछ ना कुछ पैसा जमा किया और जिसको जरूरत पड़ी, जिस मेंबर को जरूरत पड़ी, उसमें मैंने उस पैसे को निकाल लिया, फिर समय आने पर फिर समूह में पैसा दे दिया। ऐसे जो समूह होते हैं उसे कहते हैं स्वयं सहायक समूह, जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की सहायता के लिए समूह बनाता है। तो ये महिलाओं में ज्यादा प्रचलन है, महिलाओं में ये समूह ज्यादा चलता है, जिसमें महिला प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ पैसा जमा करती है और समय आने पर जब उसको जरूरत पड़ता है तो उसी में से वो निकाल लेती है। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं स्वयं सहायक समूह, यानी अपनी ही सहायता के लिए आपने समूह बनाया है, अपनी ही मदद के लिए बनाया है कि अगर मुझे कभी पैसे की जरूरत हो जाए तो मैं उसी में से पैसे निकाल लूं। ठीक है, तो ये आपके गांव घर में चलता है, बहुत समूह, लेडीज का जो ग्रुप सब चलता है, ये स्वयं सहायक समूह ही है। अब बात करते हैं 2 VVI क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। ये व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक क्या होते हैं? नाम ही है व्यापारिक बैंक, इसे कहते हैं व्यावसायिक बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ, इसे व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, यानी कहने का कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो उपभोक्ताओं को ऋण देते हैं, यानी अपने कस्टमर को ऋण देते हैं। यानी कहने का मतलब हम गए, कोई कंपनी गई या फिर कोई उद्योग गया, वो उसमें खाता खुलाती है और उसका वो लेन देन करती है, उसका लेन देन रखती है, यानी जो व्यवसाय को बढ़ाती है,
जो व्यापार को समाज में बढ़ाती है। अगर आपको पैसा लेना हो, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपको कर्ज लेना हो, तो आपको जाना पड़ेगा व्यवसायिक बैंक के पास। तो व्यवसायिक बैंक वे बैंक होती है जो कहने का मतलब व्यापारियों को या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में ऋण देती है, कर्ज देती है और आपके जमा को स्वीकार भी करती है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी पैसा जमा करने की, तो आप उसको जाके जमा भी कर सकते हैं। तो ये जो काम करती है इसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। आपके अगल बगल में जो भी स्टेट है, पीएनबी है, जो भी बैंक है, ये सारी की सारी व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में ऋण देने का काम करे और आपकी जमाओं को स्वीकार करें, उसे कहते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक के कार्य भी पूछता है क्या क्या काम है, तो बचत खाता खोलना, व्यावसायिक बैंक करेंट खाता खोलना, एटीएम कार्ड की सुविधा देना, आपके लॉकर की सुविधा देना, उसके बाद आपका जमा स्वीकार करना, आपको ऋण देना, ये सारे व्यापारिक बैंक के काम है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप ऐसे भी जान लीजिए, नहीं जाने तो अभी मैंने बताया आप लिख लीजिए। अब चलते हैं केंद्रीय बैंक के। ये केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसे इंग्लिश में सेंट्रल बैंक कहते हैं और हमारे देश में केंद्रीय बैंक एक ही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। देखिए होता क्या है, हम लोग अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कहां जाते हैं, व्यापारिक बैंक के पास। लेकिन व्यापारिक बैंकों को भी कुछ नियम कानून मानने होते हैं, कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे केंद्रीय बैंक के पास। इसीलिए केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हम लोग खाता खुलाते हैं व्यापारिक बैंक में, हम लोग का जो संबंध होता है लेन देन का वो होता है व्यापारिक बैंक के साथ, और व्यापारिक बैंक का जो संबंध होता है जिस बैंक के साथ उसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। तो जितने भी व्यापारिक बैंक आपके अगल बगल में हैं उन सब का संबंध कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक से होता है। तो इसीलिए केंद्रीय बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ये रुपए छापने का काम करती हैं, ये ब्याज दर और क्या बोलते हैं इसको, ब्याज दर और क्या बोलते हैं इसको, ये ब्याज दर निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है, तो जो भी काम यानी, और ये बैंकों के लिए नियम बनाती है, व्यापारिक बैंक कैसे कैसे ब्याज लेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे फंडामेंटल काम करेंगे, ये सारे नियम रेगुलेशन कौन बनाती है, केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक को बनाए गए नियमों को व्यापारिक बैंक मानती है और उसके अनुसार हमारे साथ वो संबंध स्थापित करती है, कौन, व्यापारिक बैंक। इसलिए दोनों में एक संबंध होता है। तो इसके अंदर ये खाता खुलाएगा और हम किसके अंदर खाता खुलाएंगे, व्यापारिक बैंक के अंदर। इसीलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंक मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनका वो बैंक है, उनको देखरेख वो करती है, रुपया छापने का काम करती है। तो आपको समझ में आ गया केंद्रीय बैंक। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, यानी अंतिम स्लाइड की ओर, और देखते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने तीसरे स्लाइड की ओर, और इसमें कुछ क्वेश्चन और लिए गए हैं, यानी 8 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। टोटल मिला के हो गया 28 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आपने बोला था 30 क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन इसलिए कट गए कि 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने मुद्रा के कार्य और व्यापारिक बैंक के कार्य मैंने वही समझा दिया है जहां मैंने मुद्रा और व्यापारिक बैंक की बातों को समझाया है। ठीक है, आई होप अभी तक की जो 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। मैंने कहा ये 30 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप लिखवा लीजिए या विश्वास कर लीजिए मुझ पर, अगर मुझे विश्वास है तो चलिए अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, यानी ध्यान देते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निजीकरण। निजीकरण क्या है, देखिए ये सारी की सारी जो है ना, इसे नई आर्थिक नीति सन 1991 में अपनाया गया था। 1991 में सरकार को लगा कि हमारे देश को विकास के लिए कुछ ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे देश का विकास हो, क्योंकि देश का विकास इतनी तेजी से हो नहीं रहा था। तो सरकार ने कहा कि एक नई आर्थिक नीति बनाते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 में बनाई गई और उसमें सरकार ने कहा कुछ ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जिससे देश का विकास हो। उसके अंतर्गत 3 नीति अपनाई गई, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, जिसे एलपीजी के नाम से भी आप जानते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा। वैसे इसका जो मतलब अर्थ है वो बहुत व्यापक है, लेकिन आपको इतना व्यापक नहीं समझना, आपका इतना व्यापक दिया भी नहीं है। जब इंटर में आप जाओगे तो वहां मैं आपको व्यापक समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को सारी बातें समझाता हूं क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा होता है, लेकिन वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कम से कम समय में प्योर का प्योर नॉलेज आपको मैं दे दूं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि सरकार ने नई आर्थिक नीति के अंदर कौन सी ऐसी बातें, 3 बातें की जिससे देश का विकास होने लगा, जिससे देश को आगे की ओर यानी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, इस पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं निजीकरण के। निजीकरण का मतलब क्या होता है, नामे निजीकरण। निजीकरण होने क्या था, देश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उनसे देश का विकास नहीं हो रहा था। आप तो जानते हैं सरकारी संस्थाएं जो भी होती है उससे देश का विकास नहीं होने वाला, यानी उसमें काम होता ही नहीं, तो देश का विकास क्या होगा। तो सरकार ने क्या सोचा कि चलो निजी संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको निजी व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, जब कोई सरकारी संस्था को निजी व्यक्ति ले लेगा अपने हाथ में तो उसका काम तेजी से होने लगेगा। तब उसको उसमें जो सरकारी अफसर नहीं होंगे तो वो निजी व्यक्ति जब कंट्रोल करेगा तो अपने हिसाब से उसको चलाएगा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो
देश का विकास अपने आप होगा। तो सरकार ने सोचा कि जो निजी सरकारी जो संस्थाएं हैं देश में, उसको किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, उसका निजीकरण कर देते हैं, तब तो देश विकास करेगा। जैसे मान लीजिए जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें पढ़ाई नहीं होता, लेकिन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए कि लो भाई अब तुम स्कूल को चलाओ, ऑटोमेटिक पढ़ाई होना चालू हो जाएगा, बच्चे टाइम पे स्कूल आएंगे, ड्रेस वेस, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सरकारी अभी सरकार ये जो स्कूल जो है अभी सरकारी हाथ में है, लेकिन जब इसको निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो अपने आप विकास होने लगेगा स्कूल का, कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो सरकार को ये लगा कि सरकारी संस्थाएं ज्यादा हैं, इसकी वजह से देश का विकास नहीं हो रहा है, तो सरकार ने सोचा कि सरकारी संस्थाओं को निजी व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, तब शायद विकास हो। तो इसे कहा गया निजीकरण। तो निजीकरण की परिभाषा क्या हुई कि सरकारी संस्थाओं पर जब निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, यानी सरकारी संस्थाओं को जब निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम निजीकरण। आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि निजीकरण क्यों कराया जाता है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं कभी विकास नहीं कर सकती, उसको निजी हाथ में देना ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप निजीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के बाद, पहले बात कर लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23, उदारीकरण। होता क्या था, उदारीकरण का मतलब क्या है? होता क्या था, हमारे देश में कई ऐसे टैक्स या कई ऐसे लाइसेंस भी सरकार लगा देती थी, जिसके कारण जिस इंसान को उद्योग करने का मन था वो उद्योग भी नहीं कर पाता। यानी इतने सारे सरकार टैक्स, ये टैक्स वो लाइसेंस भी लगा देती थी उद्योग करने से पहले, तो आदमी उद्योग करने के बारे में सोचता ही नहीं था। अब थोड़ा सिंपली आप सोचिए कि अगर आपके मन में उद्योग करने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ करूं, कुछ उद्योग लगाऊं, सामान बेचूं दुनिया देश पूरी दुनिया में, तो आपको दिमाग में आएगा उद्योग लगाते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सरकार यार इतना टैक्स लेती है, ये लफड़ा, वो कागज बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो आदमी के मन में जो बात है वो बात मन में ही रह जाती है, बोलते छोड़ यार बहुत लफड़ा है इसमें। तो सरकार को ये लगने लगा था कि शायद मेरा जो लाइसेंस फी टैक्स जो मैं लेता हूं अधिक मात्रा में, शायद उसके कारण उद्योग नहीं बढ़ रहा है, जो करना भी चाह रहे वो नहीं कर पा रहे। तो सरकार ने क्या किया, इस चीजों से लोगों को आजादी दे दी और उसमें लाइसेंस जो अनवांछित थे, यानी जो नहीं लगने चाहिए थे, वो लाइसेंस फी, वो टैक्स, वो कर, वो सबको समाप्त कर दिया और कहा कि चलिए जिसको व्यापार करना है कीजिए। यानी व्यापार पे लगने वाले अवांछित, यानी जो नहीं लगने चाहिए थे, वो टैक्स, वो लाइसेंस फी को समाप्त कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। क्योंकि देश में जितना व्यापार अधिक होगा, देश का विकास उतना अधिक होगा। तो जब लाइसेंस फी, टैक्स आप हटाओगे तब तो आदमी व्यापार करने के लिए आगे आएगा। नहीं तो इतना सारा उस पर आप टैक्स लगा देते थे कि आदमी सोचता ही नहीं था, छोटा छोटा इंसान तो सोचता ही नहीं था कि व्यापार करें। लेकिन जब से उदारीकरण की प्रक्रिया आई है, ये आर्थिक नीति में उदारीकरण जब से आया है, तब से इंसानों का बोझ थोड़ा कम हुआ है। अगर आपको भी मन करता है कि व्यापार करें तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टैक्स, ज्यादा लाइसेंस फी सरकार अब चार्ज नहीं करती है। तो यानी उद्योग करने के लिए जो भी टैक्स या लाइसेंस फीस अवांछित रूप से सरकार लेती थी, उन पर सरकार ने छूट दे दी। इससे कहा गया क्या, उदारीकरण। अब क्यों छूट दे दी, पता लग गया ना कि इंसान व्यापार करे, इंसान जितना व्यापार करेगा वस्तु का उत्पादन उतना होगा और देश का विकास भी उतना होगा। चलिए अब बात करते हैं वैश्वीकरण। जब निजीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, तो वैश्वीकरण का क्या मतलब है? नाम ही है वैश्वीकरण, पूरे विश्व में। यानी कहने का मतलब है कि देश की सभी कंपनियों को आजाद कर दिया गया, आजादी दे दी गई कि कोई भी देश भी किसी देश में जाके, यानी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके अपना व्यापार कर सकती है। और ऐसा होने लगा। अब देखिए आपके शहर में या आपके अगल बगल में, आपके घर में अगल बगल की सभी देश की कंपनियां होगी। आप मोबाइल यूज करते हैं, चाइनीज होगा, कोरियन होगा। अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, जो भी चीज अगर लाइट यूज करते हैं, सब कहीं ना किसी देश से आया हुआ है। मेड इन इंडिया बहुत कम है। तो ये क्यों संभव हो पाया है? ये वैश्वीकरण के बाद कारण संभव हुआ है। यानी कोई भी देश की कंपनी किसी भी देश में जाके अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकती है, अपने व्यापार को चला सकती है। हमारे भारत की कंपनियां भी दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकती हैं, दूसरे देश की कंपनियां भी हमारे देश में आके व्यापार कर सकती है। इसे कहा गया वैश्वीकरण। क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनको आजादी दे दी कि आप जाओ, सामान अच्छा है तो बेचो पूरे देश में, जितना अधिक बेचोगे देश का उतना विकास होगा। तो इसे कहा गया वैश्वीकरण। तो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण का मतलब समझ में आ गया। निजीकरण का मतलब क्या, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथ में दे दिया गया, निजीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या, जो उद्योग पे लगने वाले जो टैक्स थे, वो लाइसेंस फी, तो उनको सरकार ने हटा दिया, कम कर दिया, उसे उदारीकरण कहा गया। और वैश्वीकरण का मतलब क्या, वैश्वीकरण का मतलब सारी कंपनियों को आजाद कर दिया कि आप जाओ किसी भी देश में अपना जाकर व्यापार कर सकते हो। और दूसरे देश की कंपनियों को आजाद कर दिया कि किसी भी देश में जाकर कोई भी कंपनियां अपना व्यापार कर सकती है, अपने व्यापार को बढ़ा सकती है, एक रिश्ता दूसरे देश के साथ निभा सकती है, अपना सकती है। ये वैश्वीकरण के कारण ही पूरी दुनिया जो ना एक गांव की तरह लगने लगती है। देखो अगर आपको चाइना का सामान लेना है तो चाइना जाने की जरूरत नहीं, आपको यही मिल जाएगा। यानी चाइना का सामान आपको अपनी जगह मिल गया। इसे कहते हैं हम वैश्वीकरण। तो आपको तीनों बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? अभी मैंने बताया ना कि जब वैश्वीकरण का जन्म हुआ तभी बहुराष्ट्रीय कंपनी का जन्म हुआ।
यानी जाना गया ये, यानी बहुराष्ट्र का नाम ये बहुराष्ट्र, बहु मतलब एक से अधिक, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम या इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी आपके नाम से आप जानते हैं, इंटरनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, ये पेप्सी, कोका कोला, सैमसंग, ये जो आप मोबाइल देखते हैं ये कंपनी कहाँ की है, दूसरे देश की है, लेकिन आपके देश में आकर व्यापार कर रही है ना। ये जो भी कंपनी है ये सारी की सारी कंपनियां एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, तो इसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। तो जो कोई कंपनी अपने देश में ही केवल व्यापार करे, अपने देश की सीमा में ही, उसे कहते हैं राष्ट्रीय कंपनी। लेकिन जब कोई कंपनी अपने देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करे उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी एक से अधिक देशों में जाकर अपना व्यापार करे, सामान बेचे, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। विश्व व्यापार संगठन क्या है? WTO। WTO क्या है? देखिए व्यापार जो इतना तेजी से बढ़ने लगा, एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार करने लगा, तो इन व्यापार के लिए एक नीति बनाना जरूरी था कि कोई सामान गलत आके ना बेच जाए, कोई ऐसा ना हो कि बंदूक सब बारूद सब बेचने लगे दूसरे देश को। तो यानी आपने आजाद तो कर दिया, लेकिन आजाद कितना? आजाद एक बंधन में किया। तो इन व्यापारों के नाम ही है विश्व। विश्व मतलब पूरा विश्व, व्यापार जो कर रहा है, आदान प्रदान जो एक देश से दूसरे देश में जाके कर रहा है, संगठन, यानी एक संगठन बनाए जो कि जनेवा में है, ठीक है। वो ये विश्व व्यापार संगठन का मेन ऑफिस जो है वो जनेवा में है। तो इनका मेन काम क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मेन काम है कि जो देश में तमाम जो व्यापार गतिविधियां उन पे ध्यान रखना कि कौन देश में कौन सामान बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, और इन जो देश एक देश दूसरे देश में सामान बेचने के लिए जा रही है उनके लिए नीतियां बनाना कि भाई साहब तुम कैसे काम करोगे, क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, इनके लिए नीति बनाना। ऐसा नहीं कि कोई देश कोई कंपनी जो आती है हमारे देश में ऐसे सामान बेच के चल जाती है, नहीं, उसको पहले WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन से परमिशन लेनी पड़ती है, विश्व व्यापार संगठन से इजाजत लेनी पड़ती है, और विश्व व्यापार संगठन की बातों को यानी उसकी जो नियम कानून उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यानी जो दुनिया में जो व्यापार बढ़ रहा है ना एक देश से दूसरे देश, तो इन व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, इन व्यापार पर नजर रखने के लिए, इन व्यापारियों के लिए नियम कानून बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। इसे कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता के। लास्ट चैप्टर है आपका, इससे 3 क्वेश्चन लिया है मैंने। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता का मतलब हम जो वस्तु को उपभोग कर लें, ठीक है। यानी वस्तु पहले बननी शुरू होती है और फिर कहीं पे आके खत्म होती है ना। हमने कहा था कि प्राथमिक छेद से वस्तु बनना शुरू होती है, वो द्वितीय छेद में आती है, फिर उस तृतीय छेद के माध्यम से वो हमारे तक पहुंच जाती है, और जहां पे जाने के बाद वस्तु आगे नहीं बढ़ती, इसे हम उपभोग कर लेते हैं, इसे कहते हैं उपभोक्ता। इंग्लिश में इसे कंज्यूमर कहते हैं, यानी जिसने कंज्यूम कर लिया। यानी आप ये कहें कि वस्तु खरीदने के बाद जिसे वो अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेता है, अपने ऊपर ही उसका प्रयोग कर लेता है, उसे खुद उपभोग कर लेता है, तो वैसे इंसान को हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। आपने अगर मोबाइल खरीदा तो मोबाइल खुद यूज कर रहे हो ना, अगर बेचने के लिए खरीदा तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाओगे, लेकिन आपने अपने उपयोग के लिए खरीदा तो आप कहलाओगे उपभोक्ता। तो हमारे समाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता, क्योंकि इतनी जो कंपनियां हैं, इतनी जो फैक्ट्रियां हैं, इतना जो हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उपभोक्ता के ऊपर। क्योंकि अगर अंतिम जो सामान तो आपका उपभोक्ता ही लेने वाला है, अंतिम पैसा जो आपने खर्च किया वो तो उपभोक्ता से ही आने वाला है। तो उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए एक चैप्टर बना दिया गया है जिसे जिससे हमने 3 क्वेश्चन लिया है। तो उपभोक्ता समझ में आ गया आपको? उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु को अंतिम रूप से यानी अंतिम उसका उपभोग कर लेता है, यानी खरीदने के बाद उसे दोबारा बेचता नहीं, अपने ऊपर ही उपभोग कर लेता है। तो आपको जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, आपको मैंने सारी बातें समझा दी है। अब बात करते हैं सबसे पहले 26 से पहले 28 पे, 27 से पहले 28 पे आते हैं। लिखा हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये क्या है? देखिए 1986 में एक कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती थी जो उपभोक्ता को गलत सामान बेच देती थी, और उपभोक्ता फिर क्या करता था, उपभोक्ता को ये पता ही नहीं होता था कहां जाए कहां नहीं जाए, उपभोक्ता के साथ मतलब धोखाधड़ी हो जाती थी। तो क्योंकि आप देखिए कि सारी कंपनियों के लिए उपभोक्ता भगवान है, अगर सारी कंपनियों का सामान उपभोक्ता हम नहीं खरीदेंगे तो कंपनियां तो बिक जाए, कंपनियां तो लॉस में चल जाएगी। तो सब कंपनियों को ये ध्यान रखना होना पड़ता है कि उपभोक्ता के लिए ही हम बेस्ट सामान बनाएं, उपभोक्ता की जो पसंद है उसके अनुसार चलें, क्योंकि हमें नहीं पसंद होगा तो आपका सामान क्यों लेंगे, किसी कंपनी का सामान हम क्यों लेंगे। तो उपभोक्ता बेसिकली कहें अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसके साथ धोखाधड़ी नहीं, इसके साथ अगर धोखाधड़ी हुई तो देश का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या किया, उपभोक्ता को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, कि उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी या कोई कंपनी धोखाधड़ी ना कर ले, या कोई कंपनी, कहने का मतलब कोई भी आदमी वस्तु बेच के उसके साथ धोखाधड़ी ना कर ले, तो उस चीजों को रोकने के लिए यानी उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए
एक अधिनियम बनाया गया जो कि 1986 में बनाया गया, जिसे कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा 1986 में एक नियम पारित किया गया, एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया जो उपभोक्ता के संरक्षण के हित में बनाया गया, जिस नियम में ये सारी बातें लिखी कि उपभोक्ता का संरक्षण कैसे किया जाए, उपभोक्ता को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जाए। इस नियम को हमने क्या कहा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपभोक्ता के अधिकार। अब ये क्यों आसान है, मैं आपको लास्ट में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप भी एक उपभोक्ता हैं, आपका भी तो कुछ अधिकार बनता है। तो उपभोक्ता के अधिकार एग्जाम में बहुत पूछता है। अब आप उपभोक्ता सोचिए ना, आपका क्या क्या अधिकार बनेगा। सबसे पहला अधिकार, वस्तु को कहने का मतलब सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार मतलब कि आप जब वस्तु सामान खरीदने जाए तो वस्तु के पैकेट पे सारी बातें लिखी होनी चाहिए, दाम कितना है, एक्सपायरी डेट कितना है कि नहीं है। सूचना पाने का अधिकार। उसके बाद आपको चुनने का अधिकार आपको होना चाहिए। पक्का बिल लेने का अधिकार, ये कर्तव्य में भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको धोखाधड़ी आपके साथ हो गई है तो उसका आपको शिकायत, धोखाधड़ी अगर आपके साथ हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिले, इसका भी आपको अधिकार होना चाहिए। यानी ये जो अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, उसके बाद धोखाधड़ी हुई उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, ये जो भी अधिकार है नहीं आपके अधिकार है, ये सरकार की तरफ से आपको अधिकार दिए गए, ये उपभोक्ता को मिलने चाहिए, आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक सही उपभोक्ता हैं और आपके पास अगर ज्ञान है तो आपके साथ अगर धोखाधड़ी हो या कुछ भी हो, या फिर बाजार में आप जब भी जाएं तो आप अपने अधिकार को समझ के वस्तु को आप खरीदें। आप जब जाए दुकानदार के साथ आप वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं कि वस्तु कब बनी, कब नहीं बनी, एक्सपायरी डेट क्या है। ये आपका अधिकार है, ये सूचना पाने का आपका अधिकार है। उसके बाद आप चुनने का अधिकार है, आपको वस्तु चुनी हुई मिलनी चाहिए। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार मतलब कि आपको ऐसी वस्तु बेचे जिससे उपभोक्ता को नुकसान ना हो। यानी आप गए आयरन लेने के लिए, ऐसा आयरन दिया जिसमें करंट दौड़ रहा है, लगाया करंट लग गया आपको, तो सूचना यानी सुरक्षा का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसके बाद वस्तु को चुनने का अधिकार, उसके बाद अगर क्षतिपूर्ति हो गई, आपके साथ धोखाधड़ी हो गई तो आपको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, यानी उसके बदले आपको फिर पैसा वापस मिले, ये भी आपको अधिकार है, ठीक है। तो ये सारे उपभोक्ता के अधिकार हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने टोटल 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी बातें समझा दी। 28 क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं, वो आप मुद्रा में और व्यापारिक बैंक में। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें पॉलिटिकल साइंस की भी ऐसे सारे कंसेप्ट ले लूं, एक हिस्ट्री के वीडियो में का सारे कंसेप्ट ले लूं, एक ज्योग्राफी में भी सारे कंसेप्ट ले लूं, और आपको इजी वे में इतना आसान कर दूं, पढ़ने का एक तरीका इतना आसान बना दूं ताकि आपको लगे कि पढ़ाई बहुत आसान है और समझा कैसे जाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ के वीडियो, हिंदी के वीडियो, मैथिली की वीडियो, सारे वीडियो क्लास 10th के लिए आने वाली है और आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है, क्योंकि मैं कंसेप्ट देता हूं, रटने की याद नहीं लगाता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।